नमस्कार, मैं स्मरणभूमि से रोहित शर्मा। आज हम मौजूद हैं एक अर्थशास्त्री, समाजसेवी और राजनीतिक कार्यकर्ता और इसके साथ-साथ संपादक के साथ। ये हम इनसे जानना चाहेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह से मूव कर रही है और किसान आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा है इस देश में, देश की राजनीति में और इसका क्या असर दिखेगा 24 के लोकसभा चुनाव में। इनसे कई सवाल पर हम बातचीत करेंगे। आप मेरे साथ इनको सुनते रहिए, देखते रहिए। नाम है इनका अर्जुन प्रसाद सिंह। अर्जुन जी, आप अर्थशास्त्री रहे हैं और कई पत्रिका के संपादक भी रहे हैं और भारत की राजनीति में भी अच्छी पकड़ रखे हैं आप, जानकारी रखे हैं। हम जानना चाहेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था मौजूदा हालत में क्या है और कैसी है? देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था की हालत तो बहुत जर्जर है। अब मोदी सरकार अलग प्रचार कर रही है कि 2027 तक ये विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बना देंगे और 2047 तक भारत को विकसित भारत बना देंगे। यानी इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका की तरह का विकसित भारत हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अर्थव्यवस्था का जितना भी टूल्स है, जितने भी मानदंड हैं, सब गिर रहे हैं। एक-एक कर मैं गिनती करा सकता हूँ। सबसे पहले पूंजीवादी जो विकास पद्धति है वो तो अपने देश में चल रही है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मापने का तरीका होता है कि उसका विकास दर एनुअल ग्रोथ रेट क्या है। तो वो देखिएगा लगातार मोदी सरकार के आने के बाद गिर रहा है। मोदी सरकार 2014 में आई, इसके पहले जो आर्थिक विकास दर था सालाना, वो 6 से 7% सालाना हुआ करता था। लेकिन इनके आने के बाद लगातार घट रहा है, 5% से भी नीचे चला है। जैसे आंकड़े हैं 2019-20 में आर्थिक विकास दर घट करके 3.8% हो गया और अगले साल माइनस में चला गया, 5.83 माइनस में विकास दर चला गया। एक और आंकड़ा है कि 2021 में अर्थव्यवस्था के आकार में गिरावट हुई। टोटल साइज जो अर्थव्यवस्था का जिसका मूल्यांकन रुपया या डॉलर में किया जाता है, उसके आकार में 24.4% की गिरावट हुई अप्रैल-जून 2021 के पहली तिमाही में। इसके बाद विकास दर थोड़ा-थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ या सरकार द्वारा गलत मूल्यांकन करके बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है। लेकिन जो भी दिखाया जा रहा है वह बढ़ा हुआ दर भी जो सालाना महंगाई दर है उससे कम है। मान लीजिए 100 रुपया महंगी हो करके घट के 90 रुपया हो जाता है। अगर 10% विकास भी हुआ तो 0% हो जाएगा वो, चूँकि महंगाई दर बढ़ जाती है। इसीलिए सरकार जो 6-7% विकास दर दिखा रही है 2021 के बाद, लगभग वही रफ्तार में महंगाई दर भी बढ़ रही है। इसीलिए विकास नगण्य है। ये मेरा एक एक आंकड़ा है। मेरा सीधा सवाल है, ये गुजरात से जो लाखों लोग या देश से जो लाखों लोग बगैर वीज़ा, पासपोर्ट के विदेश भाग रहे हैं, अमेरिका में भी अभी 90,000 के लगभग लोग पकड़ाए हैं। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं? इसमें देखिए एक एक बड़ा कारण बेरोज़गारी है, जो लगातार बढ़ रही है। वो आर्थिक हालत का ही एक नतीजा होता है कि बेरोज़गारी दर लगातार बढ़ती है। और दूसरा है सरकार का गुजरात के प्रति विशेष रुख रहा है। वहाँ के उद्योगपतियों को तो सरकार प्लेन से भगाई भी है। जैसे एक आंकड़ा है कि कम से कम 10 लाख करोड़ रुपया लेके 32 उद्योगपति देश छोड़ चुके हैं। उसमें 30 गुजरात के ही थे और कुछ को भगाने में मोदी सरकार का हाथ रहा। एक आंकड़ा तो आया था कि एक उद्योगपति भागा, विजय माल्या, वो 25 करोड़ चंदा दे के भी भागा। वो संसद में भी दिखा दिखा कि भाजपा के नेताओं के साथ बैठ के चंदा दे रहा है और उसके बाद प्लेन चढ़ के भाग गया। इस तरह से गुजरात की खासियत यही है कि वो मोदी का राज है, इसलिए वो उनको भगाते हैं और बड़े पैमाने पर बैंकों का कर्ज लेके भागते हैं, इस तरह की बात है। और दूसरा कारण बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। आंकड़े भरे देते हैं कि गुजरात में यह विकास किया, वह विकास किया।
गुजरात का ही मॉडल पूरे देश में लाएँगे। लेकिन वह विकास का मॉडल नहीं, विनाश का मॉडल है। वो धार्मिक मतभेद बढ़ाने का मॉडल है। मुसलमान पर हमला करने का मॉडल है, जिसका मोदी प्रचारित कर रहे हैं। इसमें हम एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे कि ये पिछले साल आंकड़ा आया, तब तो आंकड़ा आना ही बंद हो गया है। तकरीबन 1 लाख से अधिक स्कूल को बंद कर दिया गया है। इसको किस रूप में देखते हैं आप हैं? वो शिक्षा के निजीकरण की जो प्रक्रिया चली है, इसमें कुछ तो सरकार द्वारा बंद किया गया। जैसे यूपी में बहुत स्कूलें बंद कर दी गई। जहाँ पर भाजपा की पकड़ मजबूत है, वहाँ सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं और निजी स्कूल को प्राथमिकता दी जा रही है। और सरकार ही सलाह देती है कि आप निजी स्कूल में भर्ती कीजिए और वहीं अपने बच्चों को पढ़ाइए। सरकार तो खुलेआम अब बोल रही है कि हमारा काम पढ़ना पढ़ाना नहीं है या उद्योग चलाना नहीं है, सबका निजीकरण हो जाना चाहिए। इसी प्रक्रिया का अंग है, स्कूलों को निजीकरण किया जा रहा है और इसीलिए सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। 14 में जब सरकार आई थी, मोदी सरकार की, तो इसने अनाउंसमेंट किया था कि गुजरात मॉडल का। गुजरात मॉडल का एक रूप ऊना में भी नज़र आया, जो जातीय उत्पीड़न का मामला बना। तो मोदी सरकार आने के बाद जातीय उत्पीड़न और धार्मिक उत्पीड़न का क्या स्वरूप आप देख पा रहे हैं? ये दोनों बढ़ा है। ये गुजरात में जो देखे, ऊना में जो दलितों ने जो आंदोलन किया, बाद में उसका नेता एमएलए भी बन गया, जिग्नेश शायद नाम था। इसके अलावा जो धार्मिक उत्पीड़न हुआ, मुसलमानों का कत्लेआम किया गया और उसमें 2000 से ज़्यादा मुस्लिम मारे गए। खासकर उनके उद्योग धंधों को तबाह कर दिया गया टारगेट करके, और उसमें आदिवासियों को जंगल से बुलाया गया, दलितों को उकसाया गया और इस तरीके का अत्याचार करवाया गया। तो ये मॉडल, वो उसी मॉडल पर देश को ले जाना चाहते हैं, लेकिन उसके खिलाफ जनता भी जगह जगह अपनी कमर कस रही है। इस तरह का धार्मिक विभाजन नहीं होने देंगे, जाति विभाजन नहीं होने देंगे और साझी सभ्यता, साझी संस्कृति की जो परंपरा है, उसको कायम रखेंगे। ये प्रोसेस भी चल रहा है। इसके लिए पद यात्राएँ चल रही है, इसके लिए जगह जगह नुक्कड़ मीटिंग या विभिन्न माध्यमों से प्रचार भी चल रहा है। हाँ, ये चल रहा है, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि मोदी सरकार ने तो अनाउंसमेंट किया है कि विदेश से बड़ी पैमाने पर वो निवेश लाई है। तो उसका क्या असर दिख रहा है आपको? उसके आंकड़े मैं बताऊंगा, वो बिल्कुल गलत आंकड़े हैं। सच्चाई यह है कि जो विदेशी पूंजी है यहाँ से भाग रही है, जो शेयर मार्केट में लगा हुआ है या कैपिटल उद्योग में बना लगा हुआ है, वो सब अपने शेयर बेच बेच के भाग रहे हैं। जिसकी वजह यह है कि अमेरिका में जो सूद रेट है वो 0.5% बढ़ जाता है, 1% बढ़ जाता है, तो दुनिया भर के पूंजीपति अमेरिका की ओर रुख करते हैं। क्योंकि डॉलर बहुत मजबूत सिक्का है, उधर रुख करते हैं, इसलिए यहाँ से भी विदेशी पूंजी भाग रही है। सच्चाई यह है कि यहाँ का जो जो विदेशी जो मुद्रा भंडार है घट रहा है लगातार। आंकड़े में बताऊंगा, सितंबर 2021 में 633.6 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था, जिसको अंग्रेजी में फॉरेक्स कहते हैं, जो 15 सितंबर 2023 में घट के 593.04 अरब डॉलर हो गया और फिर अक्टूबर 2023 में वो घट के 584.7 अरब डॉलर हो गया। अभी के आंकड़े और घटते हुए हैं, लगभग 550 अरब डॉलर रह गया है। तो एक साल में करीब करीब 100 अरब डॉलर विदेशी जो करेंसी थी वो घटा है। ये 14 में कितना था ये आंकड़ा? 14 में आंकड़े हैं मेरे पास रखे हुए। मैं अच्छा, बता ठीक है। बढ़ा एक था। मुझे मुझे एक चीज़ बताइए, ये विदेशी निवेश आप बता रहे हैं कि घट रहा है, 100 लाख करोड़, 100 कितना बोले? 100? 100 अरब डॉलर करीब घट गया है पिछले 3 100 साल अरब में। डॉलर घट गया है। हाँ। लेकिन इसमें एक चीज़ बताइए हमको, 205 लाख करोड़ का जो कर्ज आया है, ये कर्ज कहाँ गया? ये कर्ज देखिए, ये कर्ज मूलतः जिसको बोलते हैं फिजूल खर्ची में गया है। जैसे वो कर्ज आया वो गया, जैसे जेट विमान खरीदे, एक नहीं दो, 8,000 करोड़ रुपए का एक जेट विमान है। 16,000 करोड़ रुपया मोदी की अय्याशी पर खर्च हुआ है
2 जेट विमान लाया गया है अमेरिका से। जिस जिस विमान पर अमेरिका का राष्ट्रपति चढ़ता है, उस विमान पर मोदी चढ़ने का। इसके अलावे कई कई कार लाए गए, वो बुलेट प्रूफ कार है। ऐसे कार हैं जिस पर मिसाइल भी नहीं लग सकता या ऊपर से बम गिराने पर भी कुछ नहीं, इतना मजबूत कार है। वैसे कई कारें लाई गई हैं। इसके अलावा फिजूल खर्ची देखिएगा कि दर्जनों मूर्तियाँ हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करके बनाई गई। जैसे एक 3,000 करोड़ रुपया खर्च करके सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई, जो कि ज़रूरत नहीं थी, चूँकि वो कांग्रेसी थे, लेकिन पटेलों का दिल जीतने या उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक का भक्त बनाने के लिए पटेल की मूर्ति बनाई गई। अच्छा, एक कहा जाता है इसके अलावा भी राम मंदिर में हज़ारों रुपए खर्च किए जा रहे हैं या कुंभ मेला में खर्च किया जा रहा है। ये नाजायज़ खर्च और लाखों दिए जलाए जा रहे हैं। एक दिया जलाने का खर्च 400 रुपया करीब आता है। अभी एक आंकड़े आए हैं, सेल्फी पॉइंट मोदी के फ़ोटो के साथ रेलवे स्टेशन बनाए गए। वो करीब 6,000 सेल्फी पॉइंट बनाए गए और एक सेल्फी पॉइंट का खर्चा 6.6 लाख रुपया होता है। ये रेलवे ने एक आरटीआई में ये बाज़ाब्ता रिपोर्ट दे दिया। तो अभी जिस अधिकारी रिपोर्ट दिया उसका ट्रांसफ़र हो गया और आगे एक सर्कुलर आया, आज अखबार में है कि आगे आरटीआई के सभी अधिकारी को देने का, जवाब देने का अधिकार नहीं है, कुछ खास अधिकारी देंगे। तो इस तरह से विदेशी जो पैसा लोन लेते हैं, इस तरह से नाजायज़ खर्च हो, कोई फैक्ट्री नहीं बन रही है, कोई नया स्कूल कॉलेज नहीं खुल रहा, सबका निजीकरण किया जा रहा है। लेकिन ये मूर्तियाँ बनाना, मंदिर बनाना और सेल्फी पॉइंट बनाना, ये सब हो रहा है खर्च। इसमें एक चीज़ कहा जाता है कि मोदी सरकार ने जब सरकार बनी थी, तब 55 लाख करोड़ देश पर कर्ज था हाँ। और लिया था और अब 205 लाख करोड़ हो गया। तो इस पर जनता को क्या मतलब है? जनता पे क्या असर पड़ेगा इस चीज़ का? नहीं, कर्ज और ज़्यादा है। देखिए मेरे पास आंकड़े हैं। वो 55 लाख करोड़ रुपया तो था 2014 में। अभी 2017 में हो गया $471 बिलियन। मार्च 2023 में हो गया 624.3 बिलियन डॉलर। जून 2023 में बढ़ के हो गया 629.1 बिलियन डॉलर। इतना कर्ज हो गया। और अभी करीब 3 दिन पहले आईएमएफ ने चेतावनी दिया भारत सरकार को, आप भी देखे होंगे अखबार में, वो चेतावनी दिया कि विदेशी कर्ज लेना रोकिए, नहीं तो आप भविष्य में आपको संकट आ जाएगा, मतलब आपकी अर्थव्यवस्था दिवालिया हो जाएगी। जैसे जैसे कर्ज का जो आंकड़ा जीडीपी की तुलना में जो है, उसके अनुपात में काफ़ी बढ़ रहा है। 2005 में 21% था या 2014 में जीडीपी और विदेशी कर्जों का अनुपात 18.9% था, जो अगस्त 2013 में बढ़ के 84% हो गया। और अभी अभी बोला है आईएमएफ कि 2023-24 खत्म होते होते जीडीपी अनुपात का 100% से ज़्यादा कर्ज हो जाएगा। तो मेरा एक सवाल आपने जितनी संपत्ति नहीं है उससे ज़्यादा कर्ज हो जाएगा। मेरा मेरा इसमें एक सवाल है कि मान लिया जाए कि आईएमएफ ने भारत को दिवालिया घोषित कर दिया, तो जनता पर क्या असर पड़ेगा इस चीज़ का? अब देखिए सारी चीज़ें कर्ज से होती है, जितनी भी विकास योजनाएं हैं उसका बड़ा हिस्सा कर्ज में लगता है। तो योजनाएं बनती उसको देख लीजिए। अभी पिछली योजना जो बनी 2023-24 का, उसमें कर्ज की सूद अदायगी पर 20% खर्च होने जा रहा है। वो सरकारी आंकड़े हैं, बजट बजट का जो आता है उसमें वो है कि 100 में 20 रुपया खर्च हो रहा है सूद में। तो विकास क्या होगा? तो अगर कर्ज नहीं मिलेगा तो जो भी थोड़ा बहुत विकास, रोड बनाते हैं, कुछ और जो कुछ विकास की योजनाएं चलाते हैं, कुछ कल्याण की योजनाएं चलाते हैं, वो सब बंद होगा तो जनता पर और आफत आएगी। पहले ही निजीकरण में आफत आई हुई है, ये और बढ़ेगा। सब कुछ पूंजीपतियों पर आश्रित होना पड़ेगा। अस्पताल, स्कूल या रोड, तमाम रोड, रेलवे सब बेच रहे हैं, इसलिए कि इनके कहते हैं हमारे पास फंड ही नहीं, इसलिए सारा फंड बेच करके आयोजन करेंगे, जुटाएँगे। ये मेरा कहना है कि दिवालिया होने पर और इतने बड़े कर्ज लेने के बाद क्या महँगाई, बेरोज़गारी पर भी असर पड़ेगा, शिक्षा, रोज़गार सब पर?
नहीं, महँगाई पर तो असर पूँजीवादी जो अर्थनीति होती है, उससे महँगाई, बेरोज़गारी उसका बाय प्रोडक्ट होता है। पूँजीवादी विकास पद्धति में बोला जाता है कम से कम महँगाई 4% होगी तो अर्थव्यवस्था विकास करेगी। अब बेरोज़गारी तो उसके अंदर की अंतर्निहित चीज़ है, जो मार्क्स ने लिखा है कि चूँकि उत्पादन सामूहिक होता है, लेकिन उत्पादन का मालिक व्यक्तिगत होता है, ये बुनियादी जड़ है बेरोज़गारी का। तो होता क्या है कि मज़दूर को उतना ही देते हैं ताकि वो खाना खा के अगले दिन आ जाए। इससे तो ज़्यादा नहीं देते हैं, तो होता क्या है कि मज़दूरों की परचेज़िंग कैपेसिटी घट जाती है, खरीदने की क्षमता घट जाती है। इतना घट जाती है कि उत्पादित माल को खरीदने का नहीं होता है, तो इससे मार्केट गलत होता है। मार्केट में उत्पादित सामानों की भरमार हो जाती है, तब मंदी आ जाती है, तो मंदी में और काम बंद हो जाता है। तो ये बोलते हैं कि पूंजीवाद के अंतर्निहित है कि वो चूँकि उत्पादन का साधन कुछ लोगों के कब्ज़े में है और बहुत कम मज़दूरों की मज़दूरी मिलती है, इसलिए उनकी खरीद क्षमता घटती है, वो सामान नहीं खरीदते हैं तो पूंजीवाद संकट में जाता है। इसको स्टालिन ने कहा कि ये संकट अब परमानेंट हो गया है। ये मेरा एक सवाल है कि ये जो गुजरात से ही नहीं बल्कि पूरे देश से जो लोग भाग रहे हैं, बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट अवैध तरीके से जिसको घुसपैठिया कहा जा रहा है, क्या वो इस संकट को देख रहे हैं इसलिए वो भाग रहे हैं यहाँ पर? यहाँ से? हाँ, वो तो संकट के असर में भाग रहे हैं। जैसे बेरोज़गारी दर अप्रैल 2023 का है 8.11%, जुलाई का है 2023 का 9.1%। और 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 जो पढ़े लिखे लोग हैं, उसके आंकड़े हैं 25 से 29 वर्ष का स्नातक या उच्च योग्यता वालों में यह बेरोज़गारी दर 22.8% है। किसी-किसी स्टेट का तो 55% है, जैसे हरियाणा का। 55% पढ़े लिखे युवा बेरोज़गार हैं। ये गुजरात के लोग जानते हैं। और एक आंकड़े आए हैं, ये आंकड़े सब सीएमआई का है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े हैं। और एक आंकड़े आए हैं कि हमारे यहाँ 80 करोड़ लोग कार्य सक्षम लोग हैं, जो काम कर सकते हैं अगर काम दिया जाए तो। उसमें से सिर्फ आधे लोगों को काम दिया जाता है, मतलब 40 करोड़ लोग बेरोज़गार हैं। इस बेरोज़गारी का इतना बड़ा आलम है, इसके असर में ही जगह-जगह से लोग भाग रहे हैं। जैसे गाँव से शहर भाग रहे हैं रोज़गार खोजने, शहर में भी काम नहीं मिलता है तो विदेश भाग रहे हैं, अरब भाग रहे हैं, कनाडा भाग रहे हैं, अमेरिका भाग रहे हैं। इसलिए एक बड़ा कारण है जो मेरा 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 एक सवाल है, जब इतनी बड़ी संकट है देश के अंदर में, तो नया पार्लियामेंट बनाने की क्या ज़रूरत था सेंट्रल विस्टा? उसकी भी ज़रूरत नहीं थी कि जितने सांसद हैं, उसके बैठने की उचित जगह थी। ये बोले बहुत सुरक्षित संसद बनाएँगे, लेकिन अभी हाल में देखें 3 लड़के भाजपा के की सलाह से गए अंदर, भाजपा का ही एमपी ने उनको दिलवाया कार्ड। अंदर गए, अंदर जा कर के स्मोक बॉम्बिंग किए। कितनी सुरक्षा इनकी पुख्ता है पता चल गया। और इतना खर्च बेमतलब का किए और पर्यावरण का भी नुकसान किए। कितना खर्च हुआ था बनाने में सेंट्रल विस्टा? अरे आंकड़े तो आए 13,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा खर्च हुआ। तो इतने आप ये मान रहे हैं कि फिजूल खर्ची था जिसका कोई ज़रूरत देश को नहीं था? उसकी ज़रूरत ही नहीं थी कि ऑलरेडी संसद बना हुआ है, मजबूत है और 50 साल उसमें काम कर सकते। जितने सांसद हैं उसकी बैठने की जगह है, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये अपने दिखावा के लिए सब कुछ नया चाहिए। सब कुछ नया चाहिए, उनको नया संविधान भी चाहिए, जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं। मेरा सवाल दूसरा है, मेरा सवाल ये है कि भारत में जितनी समस्याएँ आप बता रहे हैं, वो है मणिपुर है, जो महिलाओं को नंगा दौड़ाया गया, पहलवान बेटियों की पिटाई है, मोरबी कांड है जहाँ पे कि 200 से बेशी लोग मर गए एक पुल के नट के कारण। तो इसको क्या कहा जा सकता है? फिर भी भाजपा सत्ता में है, फिर भी जो ये मुझे लगे लगातार ये चुनाव जीत रही है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये देखते हैं कि जनता को जगाने का जो काम करने वाली ताकतें थी, वो वह काम कर नहीं रही है। बाकी जो विपक्षी दल हैं या उनका गठबंधन इंडिया है, इनकी भी अर्थनीति वही है जो मोदी की अर्थनीति है। दोनों नई आर्थिक नीति का समर्थन करते हैं। जब आपको ख्याल होगा 90-91 में जब नई आर्थिक नीति आई थी, नरसिम्हा राव की सरकार थी,
एक ही दिन दोनों का बयान छका था, एल.के. आडवाणी का, नरसिम्हा राव का, कि देयर इज़ नो विकल्प, TINA, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, कोई विकल्प नहीं है, नई आर्थिक नीति अपनाना पड़ेगा। दोनों का एक साथ बयान छपा था। इसीलिए इन ताकतों से तो जनता को जगाने की उम्मीद नहीं कीजिए, क्योंकि वो तो दोनों एक ही खेमे के चट्टे-बट्टे हैं, दोनों एक ही तरीके से जनता को रौंदना चाहते हैं। एक नरम दल, एक गरम दल, लेकिन दोनों जनता के दुश्मन हैं। लेकिन जो क्रांतिकारी ताकतें थी, जो कम्युनिस्ट ताकतें थी, वो भी बिखरे हुए हैं, सैकड़ों टुकड़ी उनकी हो गई है और उनमें यह क्षमता नहीं रही कि जनता को जगा सके। इसलिए मोदी जी जो भ्रमजाल फैलाते हैं, धर्म का या जाति का या राम मंदिर का, जो या उग्र राष्ट्रवाद फैलाते हैं, पाकिस्तान हमला कर रहा है, उधर चीन हमला कर रहा है, उसका जवाब जिन ताकतों को देना था जनता में, वो ताकतें ही उस काबिल नहीं रही है। मूल वजह यह है। इसलिए अभी भी जनता 5 किलो फ्री राशन पर बिक जाती है और वोट दे देती है। खासकर महिलाओं में भाजपा की राजनीति का बहुत असर है, इसकी धर्म नीति का बहुत असर है। अभी देखिए, मैं बताता हूँ, सुबह-सुबह मेरा मोबाइल पर भाजपा के IT सेल का दिल्ली से फ़ोन आया कि आपके इलाके में मोदी रथ जा रहा है 6 तारीख को, आपके पंचायत में, आप उसका साथ दीजिए और वेलकम कराइए। इस तरीके का नीचे तक उनका प्रचार है। ज़मीन तक उनके सैकड़ों लाखों स्कूल चलते हैं, शाखाएँ चलती हैं, लेकिन कम्युनिस्ट ताकतें बिल्कुल घर में बैठ के फेसबुकिया क्रांतिकारी बने हुए हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर 2 लाइन मोदी को गाली दे देंगे। यही उनकी इतिश्री है। मूल वजह है कि जनता को जगाया नहीं जा रहा है। जनता अभी भी अंधभक्ति में पड़ी हुई है, इसीलिए मोदी को वोट देती है। मेरा एक सवाल होगा यहाँ पर कि इस अ, 19 और 24 के बीच में 2 घटनाएँ घटी एक साथ। एक घटना घटी आपको किसान मूवमेंट, जिसमें कि 13 महीने का चला मूवमेंट, कठिन मूवमेंट, और 750 से अधिक किसानों की शहादतें हुई। दूसरी घटना घटी आपको जस्ट कुछ दिन पहले, इसमें कि ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल किया था अपने एक काला कानून बताते 3 हुए, दिन का, 3 दिन का, जो कि पहला या दूसरा दिन ही मांग को मान लिया गया। दूसरे दिन मान लीजिए। हाँ, तो मेरा सवाल है कि किसान आंदोलन तो 13 महीने घसीटा, इसको 1 दिन में या मान लिया, रीज़न क्या है इसका? उसकी वजह है, किसान आंदोलन बिल्कुल आर्थिक मुद्दे पर लड़े गए थे। किसान आंदोलन मूलतः वो ओनर पीजन के आंदोलन थे, जिनके पास कुछ-कुछ ज़मीनें थी। उनका मुख्य डिमांड था MSP बढ़ाओ, स्वामीनाथन कमीशन के रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 गुना लाभ के साथ MSP दो। आर्थिक मांग तक केंद्रित थी, क्योंकि इस पूरे आंदोलन को कोई एक दल या पार्टी नहीं लीड कर रही थी। खासकर क्रांतिकारी, जिसको क्रांति करने का सपना है, वो दल नेतृत्व में नहीं थे, इसलिए इस आंदोलन का बीच में ही भट्टा बैठना था। अब वो मोदी ने आश्वासन दिया, आंदोलन वापस ले लिए, जबकि वो जानते थे, क्रांतिकारी ताकतें जानती थी कि मोदी जुमलेबाजी करता है, सैकड़ों आश्वासन दिया, कुछ पूरा नहीं करता है। इस बार भी आश्वासन दिया, पूरा नहीं करेगा। 3 बिल वापस लिया, लेकिन पीछे से सारे बिल को लागू कर दिया। अभी भी अडानी के गोदाम में वो MSP का अनाज जा रहा है। अब जो सरकार MSP जहाँ-जहाँ खरीद, तो बिहार में तो MSP है ही नहीं। पंजाब, हरियाणा में जो भी खरीदारी होती है, वो FCI नहीं अपने गोदाम में रखता है। वो अडानी का गोदाम किराए पर लिए हुए उस गोदाम में भाड़े पर रख रहा है। तो ये चल रहा है। इसके अलावा कॉर्पोरेट फार्मिंग यहाँ चल रहा है। कंपनियाँ किसानों से लीज पर खेत ले रही है और खेती करना शुरू कर दिया है, जगह-जगह इलाके में। तो इस तरह से दूसरी मांग तो माने नहीं, जैसे MSP पर कानून बनाएँगे, नहीं बनाया, या उसके लिए किसानों को ही प्रतिनिधि लेंगे। ये ट्रक ड्राइवर का मांग जल्दी कैसे मान लिया? अब सब आगे 2024 का चुनाव है। मोदी चाहते हैं किसी तरह का उपद्रव नहीं हो। ट्रक ड्राइवर नहीं था, ट्रक अब बस ड्राइवर था। इसके अलावा मोटरसाइकिल वालों पर भी, चूँकि चलाने वालों पर भी उसका असर था। तो बड़ी जमात है, मतलब 144 करोड़ की आबादी है। सभी घर में कोई न कोई व्हीकल है, दोपहिया या चारपहिया, तिपहिया
या ट्रैक्टर कुछ न कुछ है। इस कानून का असर सभी घर पर पड़ना था, इसीलिए मोदी ने जल्दी से वापस ले लिया कि इतनी बड़ी गोलबंदी नहीं हो जाए कि आगे चुनाव में खतरा हो जाए। चुनाव में खतरा हो जाए इसलिए जो है, ना हो जाए इसलिए उन्होंने वापस लिया तुरंत। और किसानों का भी इसीलिए वापस लिया था कि सामने यूपी का चुनाव था और कुछ राज्यों में चुनाव था, पंजाब में और कुछ जगहों में, तब वो बिल वापस लिया था कानून। और किसान इसको समझ नहीं पाए क्यों वापस ले रहा है। 1 महीना और टिक जाते तो उनकी और कुछ माँगें मान ली जाती, जैसे एमएसपी पर उचित कमेटी बन जाती, बिजली बिल नहीं पेश होता, कुछ मुआवजा मिल जाता, केस उठ जाता, 1 महीने और आंदोलन आगे चलाते। लेकिन जो चुनाव लड़ने वाली पार्टियां थी, खासकर सीपीआई, सीपीएम वाले, इन लोगों ने हड़बड़ी किया कि नहीं, हमको चुनाव लड़ना है, अब आंदोलन ख़त्म कीजिए। अब बल्कि बाकी जत्था उठा 3 दिन बाद, वो 3 दिन पहले ही अपना टेंट तोड़ के घर वापस हो गए। कुछ दल बोलते हैं मोदी सरकार को सांप्रदायिक फांसीवाद, ये कितना सच लगता है? देखो, फांसीवाद ही होता है। वो मूलतः वित्तीय पूंजी का संकट है। ये दिमित्रो थीसिस में मूल बात वित्तीय पूंजी का संकट है। अलग अलग देश में अलग अलग चीज़ का इस्तेमाल करता है। जैसे देखिए, वो हिटलर में जायोनिज्म का इस्तेमाल किया, एक धर्म का इस्तेमाल किया, अपने यहाँ सांप्रदायिकता का इस्तेमाल कर रहा है। चूँकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक झगड़े चल रहे हैं लंबे समय से, अंग्रेज ने ही इसको शुरू कराया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने शुरू कराया। तो सांप्रदायिकता एक अच्छा एक नारा है, जिसके बल पर बहुसंख्यक हिंदू को एकजुट किया जा सकता है, इसलिए उसका इस्तेमाल करके फांसीवाद लाया जा रहा है। लेकिन फांसीवाद है। सांप्रदायिक फांसीवाद अगर नहीं कहें तो अच्छा हो, सिर्फ फांसीवाद कहने से काम चल जाएगा। अब कुछ लोग इसको हिंदू फांसीवाद भी कह रहे हैं, लेकिन उनकी वह मूर्खतापूर्ण बात हो जाती है और उससे आम गरीब हिंदू भी नाराज हो जाता है, जो फांसीवादी नहीं है। अब हिंदुत्व का फांसीवाद, हिंदुत्व एक राजनीति है, वो किसी धर्म से मतलब नहीं है। हिंदुत्व का फांसीवाद वो मतलब भाजपा का फांसीवाद है, एक राजनीतिक फांसीवाद है। ये मेरा एक सवाल है। जब आपने हिटलर का नाम लिया, तो मैं आपको याद दिला दूँ, हिटलर का जब पुनर्स्थापन हो रहा था, मतलब वो आगे बढ़ रहा था, उस दौर में एक ऐसा वक़्त आया था, जिसमें कि अगर तमाम पार्टियाँ, जो चुनाव लड़ रही थी जर्मनी में, वो सभी पार्टियाँ अगर एकजुट होकर के हिटलर के खिलाफ लड़ती, तो हिटलर को चुनाव के ज़रिए ही हटाया जा सकता था। क्या मौजूदा वक़्त में यह चीज़ ठीक लगती आपको है कि तमाम पार्टियाँ एकजुट होकर के लड़े अगर, तो मोदी की सत्ता को, फासिस्टवादी सत्ता को हटाया जा सकता है चुनाव के ज़रिए? असंभव है। यह बात दिमित्रो भी बोले थे। दिमित्रो थीसिस जो सेकंड इंटरनेशनल का है, बहुत अच्छी थीसिस है। उसमें यह बात है कि फांसीवाद को लड़के हटाया जा सकता है, लेकिन जहाँ संभव हो चुनाव से भी हटाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए क्रांतिकारी ताकतों को ही बड़ा मोर्चा बनाना चाहिए। तो कुछ लोग दिमित्रो से सवाल किए कि क्रांतिकारियों को भी चुनाव लड़ने कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए बोल रहे हैं कि देखो, अभी अभी फांसीवाद को हराना है। अभी कम्युनिस्टों का भी तात्कालिक कार्य है फांसीवाद को हराना, और जो तथाकथित बुर्जुआ जनतंत्र है इसको बचाना। अभी समाजवाद लाना तात्कालिक टास्क नहीं है, ये बाद का टास्क होगा। अगर फांसीवादी ताकतें सत्ता में रहेगी तो समाजवादी दुनिया बनाना ज़्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए अभी फांसीवादी ताकतों को चुनावी तरीके से भी हराने की कोशिश करनी चाहिए। और उस टाइम एक देश में, एक छोटे देश में फांसीवादी सत्ता को हराया गया था चुनाव से। लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं टिकी, चूँकि कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत नहीं थी, फिर वो सत्ता वो पूंजीवादी ताकतों के हाथ में चली गई। ये कौन-सा देश था? वो याद नहीं आ रहा, दिमित्रो थीसिस देखने से अच्छा। पता चलेगा। अच्छा, मेरा यहाँ सवाल है कि ये जो हिटलर का प्रादुर्भाव था और भारत में मोदी का प्रादुर्भाव हुआ, दोनों में कितनी समानता लगती है आपको है? कई समानताएँ हैं, जैसे एक मैगज़ीन है उद्भावना, उसने 29 समानताएँ दिखाया था हिटलर से। जैसे हिटलर झूठ बोलता है, गोएबल को बोला
इतना बार झूठ बोलो कि सच हो जाए, तो ये झूठ बोलता है। आईएमएफ ने आंकड़ा भी दिया कि 600 बार से ज़्यादा झूठ बोल चुका है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी जाके झूठ बोला है। दूसरा बोला कि फैशन परस्त था, ये भी अपना ड्रेस बदलता है, 10 करोड़ तक का ड्रेस पहनता है। इसके अलावा उसको गाड़ियाँ, कीमती-कीमती गाड़ियाँ चढ़ने का शौक था हिटलर को, ये भी करता है। ऐसे गिनती दिया। उद्भावना ने बाज़ाब्ता लिस्ट, सीपीएम का एक सांस्कृतिक मैगज़ीन है, उसने लिस्ट ही दिया था कि 29 तरह की सिमिलरिटीज़ है मोदी में, फासीवादी हिटलर की तरह का। ये समानताएँ दिखाया जा रहा है हिटलर में और मोदी में। हाँ, हाँ, हाँ। इसके अलावा वैचारिक समानता तो है ही, विरोधियों को बर्दाश्त नहीं करता, वो भी बर्दाश्त नहीं करता। हिटलर भी यहूदियों का कत्लेआम करता था, ये भी मुस्लिम का कत्लेआम करना चाहता है। या तो पाकिस्तान जाओ, नहीं तो यहाँ जान मार देंगे। ये बाज़ाब्ता इनके लोग खुलेआम धमकी देते हैं। तो अभी आपने बताया कि हिटलर से समानताएँ हैं, तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ी हटाने की बात आपने भी कबूल किया कि हटाया जा सकता है। तो 24 के चुनाव में आप कितनी समानता देखते हैं इस बात को कि मतलब संभावना देखते हैं कि इंडिया गठबंधन मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल कर सकती है? कि अभी मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह शेप में आया है। अभी उसकी बैठक हो रही है। नीतीश को अध्यक्ष बनाना, संयोजक बनाने जा रहे हैं, और खड़गे शायद अध्यक्ष या सभापति होंगे। इसके बाद इसका शेप देना है, कार्यकारिणी बननी है, इसका इसका कार्यक्रम बनना है, इसका साझा कार्यक्रम क्या होगा। और कल कल अभय दुबे का इंटरव्यू मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे दिया जाए तो हम आधे घंटे में साझा कार्यक्रम बना देंगे। चूँकि सोनिया गांधी ने 9 पॉइंट बता दिया है कि इन 9 पॉइंट को इसमें शामिल किया जाए, और उसके बाद क्षेत्रीय दलों का अपना-अपना पॉइंट है, तो उसके भी ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 पॉइंट होंगे। कुल 20 पॉइंट का साझा कार्यक्रम आधे घंटे में बना दूँगा। ये एक तो संभावना अगर साझा कार्यक्रम बन जाए और उसके मुताबिक सभी दल मिल के काम करें, तो चुनौती दे सकते हैं। चुनौती दे सकते हैं। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कहा है, लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, अभी भाजपा के ही एक जुड़े हुए लोग हैं और गवर्नर रहे हैं, पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक। इन्होंने एक चेतावनी जारी करते हुए कल ट्वीट किया है कि अगर 24 में भाजपा सत्ता में पुनः आती है, तो अगली बार चुनाव ही नहीं होंगे। इसकी कितनी देखते हैं संभावना? इसके अलावा 2 बात उन्होंने कही थी कि कैसे उनको राष्ट्रपति से मिलने नहीं दिया गया, पिछला इंटरव्यू उनका था। इसके बाद धारा 370 उनसे, जब वहाँ के गवर्नर थे, बिना पूछ के हटा दिया गया। वहाँ की असेंबली की बैठक नहीं बुलाई गई, वो गैर संवैधानिक तरीके से हटाया गया। इसके अलावे एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं प्रशांत भूषण, वो बोल रहे हैं कि 2024 को जीतने के लिए मोदी सरकार या तो पाकिस्तान पर हमला करेगी या अयोध्या राम मंदिर पर हमला करेगी। अभी एक झांकी मिल गई है, क्योंकि एक भाजपाई, एक ने जो अरेस्ट हुआ है, वो मुस्लिम नाम लेके धमकी दिया कि किसी भाजपा नेता की, ये जोगी की हत्या कर देंगे और राम मंदिर पर हमला कर देंगे। ये प्रक्रिया शुरू हो रही है चुनाव जीतने के लिए। तो ये तो कई कई विशेषज्ञ या पुराने बुद्धिजीवी लोग, वो लोग आकलन कर रहे हैं कि बॉर्डर पर 1 सप्ताह के लिए युद्ध लड़ लेगा, या राम मंदिर के आसपास कुछ आतंकी हमला करा देगा। ये कोशिश कर रहे हैं जीतने के लिए। इनको इनको भी लग रहा है कि इंडिया गठबंधन मजबूत होता दिख रहा है, तो हमारी सत्ता चली जा सकती है। ये इसमें एक चीज़ और बताइए मुझे, ये भाजपा अभी चुनाव में राम राम मंदिर को मुद्दा बना रही है। तो राम मंदिर का मुद्दा कितना लगता है सटीक भाजपा के लिए? आप अगर माने पुलवामा जैसे हादसा को छोड़ दें अगर या अन्य हादसा छोड़ दें अगर तो? नहीं, देखिए, राम का तो असर है, रामचरितमानस घर-घर में अभी भी हिंदुओं के घर में मिल जाता है। हिंदुओं की संख्या 70% से ज़्यादा देश में है, इसीलिए राम का तो असर है, ख़ासकर महिलाओं पर बहुत है। तो ये तो अगर उस एजेंडा को ले जाएँगे, तो अभी गाँव-गाँव में इनका रथ रथ यात्रा चल रही है। इसके अलावा अक्षत वितरण पूरे देश में हो रहा है, कारसेवक बुला रहे हैं। कल ही न्यूज़ सुन रहा था कि उद्घाटन के बाद हज़ारों कारसेवक रोज़ बुलाए जाएँगे अयोध्या। आएँगे और उनको उनको कुछ मंत्र दिया जाएगा या कुछ चीज़ दिया जाएगा जो गाँव-गाँव में बाँटेंगे। जैसे कभी ईंट वहाँ पहुँचने लगा था हर घर से।
इसी तरीके कोई चीज़ गाँव-गाँव भेज रहे हैं वो, अक्षत भेज रहे हैं, कुछ प्रसाद प्रसाद के लिए कई जगह से हलवाई आ गए हैं। नेपाल से मावा मँगाया जा रहा है और कहीं से कुछ मँगाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर हज़ारों टन प्रसाद बन रहे हैं। ये प्रसाद वितरण भी पूरे देश में होगा और ये कार्यक्रम चलेगा। इसीलिए मोदी देखिए अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। वो अपनी प्लानिंग अमृत काल की प्लानिंग कर चुके हैं। अभी 2025 से शुरू हुआ और ये चलेगा आगे 25 साल 2050 तक राज करेंगे। ऐसा वो एक बार घोषणा कर चुके हैं कि हमारा अमृत काल है। अमृत काल मोदी के नेतृत्व में चलेगा। जब मर जाएंगे तो जोगी के नेतृत्व में चलेगा या कोई और दूसरा उनका नेता आएगा। आरएसएस का तो पुराना ही है कि हिंदू राष्ट्र बनाना। वो भी बड़े पैमाने पर आरएसएस कार्यकर्ता गांव-गांव में फैले हुए हैं, जंगल में भी फैले हुए हैं। यहाँ तक कि दलितों के बीच भी काम कर रहे हैं, मुसलमान के बीच भी काम कर रहे हैं, ईसाइयों के बीच भी काम कर रहे हैं। ये कोशिश तो इनकी हो रही है कि जन-जन तक अपनी बात पहुँचाएँ और हमारी सत्ता कायम रहे और एक हिंदू राष्ट्र बन जाए। अच्छा, मुझे एक चीज़ और जानना है कि अभी एक घटना घटी है जब मोदी सरकार ने बाकायदा 150 सांसदों को पार्लियामेंट से निकाल भगा दिया और घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया और 3 कानून पारित कर दिया। अलग-अलग 3 जो भी कानून हो, मैं उस पे बहस नहीं करूँगा। तो मेरा कहना है कि अगर 24 के चुनाव में भी अगर भाजपा को हराकर ये दल सत्ता में आ जाती है, तो आप जिस तरह से बता रहे हैं कि तमाम देश के अंदर, तमाम सेना में भी, अन्य जगह पर भी भाजपा घुटपैठ हो चुकी है। तो कितनी संभावना बनती है कि अगर ये सत्ता में आती है, तो सत्ता को टिका भी लेगी? हाँ, ये मुश्किल है। क्योंकि उसके पास ईडी, सीबीआई बहुत सी चीज़ जाँच से गुजरने के बाद भी एक क्वेश्चन रहेगा। मैंने कैडर हैं, आरएसएस के कैडर सभी पद पर बने हुए हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी है। कई एग्ज़ाम्पल अभी हाल में आया, देखिए अडानी को एकदम माफ़ कर दिया। अब विदेशी संस्था हिंडनबर्ग ने आरोप ल 81 सवाल पूछे, उस पर कोई जाँच नहीं हुई। ईडी क्लियर कर दिया और सुप्रीम कोर्ट एकदम 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 बेंच उसका था, जिसमें चीफ जस्टिस लीड कर रहे थे चंद्रचूड़। उन्होंने कहा कि ईडी की जाँच सही है, कोई नया सीट जांच की जरूरत नहीं है और बिल्कुल कानूनी तरीके से अडानी का कारोबार चल रहा है। और जो भाषा अडानी ने वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर उठाया था, वही भाषा सुप्रीम कोर्ट लगाई। उसने कहा था कि हिंडनबर्ग का अडानी पर हमला नहीं, देश पर हमला है, राष्ट्र की एकता अखंडता पर हमला है, यही बात सुप्रीम कोर्ट बोला। इसीलिए ठीक ही आशंका है कि जगह जगह इनके लोग बैठे हुए हैं। अगली कोई भी सरकार आएगी, उनको चलाना मुश्किल होगा। मेरा इसमें एक और मैं चाहूँगा ध्यान आकृष्ट करना आपका, ये जब ट्रंप की गवर्नमेंट जो मात्र 5 साल अमेरिका की सत्ता पर रही थी, जब वो चुनाव में हरा दिए गए, माने हार गए, तो उनके समर्थक ने बाकायदा अस्त्र लेकर के, बंदूक लेकर के घर से बाहर निकल गए थे, कब्जा करने पहुँच गए थे। भारत में आरएसएस माने भाजपा जो है, इसका 100 साल का इतिहास रहा है। तो ये उन्होंने विद्रोह करने का कई बार प्रयास भी किया है। सेना में को भड़का करके या मालेगाँव जैसा कुछ-कुछ हादसा करा करके सत्ता में। तो अब सत्ता में अगर ये हट जाती है अगर चुनाव के ज़रिए, तो विद्रोह की संभावना कितनी देखते हैं आप हैं? इस तरह के विद्रोह का? देखिए, वो संभावना तब बनेगी जब इंडिया गठबंधन ठीक से काम नहीं करेगा। क्योंकि भारत एक राष्ट्र नहीं है, बहुराष्ट्रीय देश है ये। मल्टीनेशनल कंट्रीज़ को कहा जाता है। तो यहाँ बहुत सारी राष्ट्रीयताएँ पहले से हथियारबंद संघर्ष कर रही। नॉर्थ ईस्ट में ही 22 आर्मी है। सबके पास अच्छे सोफिस्टिकेटेड वेपन है, AK-47 सबके पास है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में ब्रिटिश ज़माने से लड़ाई चल रही है। इसी तरह से क्षेत्रीय ताकतें भी बहुत मजबूत हैं। अलग-अलग रीजनल पार्टियाँ बहुत मजबूत हैं। अगर इन लोगों की एकता बन जाती है, तब विद्रोह करना मुश्किल है। अब विद्रोह करना मुश्किल होगा भाजपा के लिए। हाँ, अगर करेंगे भी तो जगह-जगह शिकस्त खाएँगे। जैसे नॉर्थ ईस्ट में शिकस्त खाएँगे, जम्मू कश्मीर में तो लगातार शिकस्त खा ही रहे हैं। बोले धारा 370 हो जाएगा तो शांति आ जाएगी, लेकिन आंकड़े बताते हैं अशांति और बढ़ गई है। मोदी के अनुसार जो आतंकवाद था, आतंकवाद की घटनाएँ और तेज़ी से बढ़ गई है। मोदी के लोगों ने घोषणा किया कि अब हम भी वहाँ ज़मीन लेकर के कश्मीर में अपनी जगह बनाएँगे और डल झील में नौका चलाएँगे, शिकारा चलाएँगे। लेकिन सपना ही रह गया, किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वहाँ कोई एक प्लॉट खरीदे।
इसीलिए जो लड़ाइयाँ चल रही है, क्षेत्रीय लड़ाइयाँ या राष्ट्रीयता आंदोलन या अल्पसंख्यक इतने नाराज़ हैं, इसीलिए अगर विद्रोह करेंगे तो हर जगह शिकस्त खाएँगे। मतलब आप ये देख पा रहे हैं सिर्फ़ कि दिल्ली अगर बेल्ट में इनको कुछ मजबूती मिल सकती है। जैसे बिहार में भी मुश्किल है, चूँकि यहाँ महागठबंधन बहुत मजबूत है। यहाँ बैकवर्ड ताकत भी बहुत मजबूत है। वो भी आर्म्ड हो चुकी है, हथियारबंद हो चुकी है। इसलिए यहाँ भी भाजपा विद्रोह करेंगे तो यहाँ भी कुचल दिए जाएँगे। क्योंकि यहाँ भाजपा के साथ ज़्यादातर फॉरवर्ड ताकतें हैं, जिनकी संख्या बहुत सीमित है, 15% के आसपास है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये ट्रंप की तरह यह विद्रोह यहाँ पे करना चाहे अगर तो संभव नहीं इसके लिए है और यहाँ कुचल दिए जाएँगे ये। इसके बावजूद कि वो सीबीआई, ईडीआई सुप्रीम कोर्ट में अपने आदमी को एजेंट को घुसेड़ दिया है या सेना में घुसेड़ दिया है, सत्ता इतनी मजबूत हो जाएगी कि इसको हटाना असंभव होगा, राइट? हाँ, ये दूसरा तरीका ही अपनाएँगे, जैसे ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या और कई तरह का आईबी, कई तरह के डिपार्टमेंट हैं। उनमें जो इनके पदाधिकारी हैं, वो लोग कुछ-कुछ करके सरकार को तंग कर सकते हैं। अभी आर्मी में आरएसएस का कब्ज़ा नहीं है पूरी तरह, क्योंकि आर्मी को कई बार लगाने की कोशिश की है, लेकिन आर्मी ने रिफ्यूज़ किया। जैसे एक बार माओवादियों को दबाने के लिए आर्मी को कॉल किए कि आप डंका रन में जाइए और टेक ओवर कीजिए। पैरामिलिट्री फोर्सेस से हट के आप लगिए सीधे। तो आर्मी का हेड ने साफ कहा कि नहीं, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है देश पर बॉर्डर पर हमला हो तब निकलना। ये इंटरनल मामला आप हल कीजिए। इस ये बात बिल्कुल सही है। मुझे मैं आपसे अंतिम सवाल जानना चाह रहा हूँ कि उन 24 के चुनाव में इंडिया गठबंधन के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे और जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, इंडिया गठबंधन के लिए ये है कि गठबंधन मजबूत करें, पदाधिकारी जो कार्यकारिणी बना रहे हैं, सभी दलों का प्रतिनिधित्व हो, जल्दी से जल्दी साझा कार्यक्रम डिक्लेयर करें और प्रचार अपना जल्दी से जल्दी शुरू करें। ठीक है, राहुल ने फिर से पदयात्रा शुरू की, बाकी दल भी पदयात्रा शुरू करें गाँव-गाँव जाके। जैसे मोदी के भक्त गाँव-गाँव जाके प्रचार करते हैं, उसी तरीके से वो लोग भी शुरू करें। और जैसे अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, उस तरीके का व्यवहार नहीं करें। जैसे देखा गया कि कहीं अखिलेश यादव अलग से विरोध कर रहे हैं, मायावती अलग से विरोध कर रही है। तो उस तरीके का विरोध नहीं करें, मिल-जुल कर लड़ें तो इनको हराया जा सकता है। एक एग्ज़ाम्पल है, 74 में इंदिरा गांधी खिलाफ जेपी के नेतृत्व में साझा एक आंदोलन बना, जनता दल बनी, तो उसने कांग्रेस को हरा दिया, पूरे देश से हरा दिया। तो ये संभव है, यहाँ हो सकता है। जनता को संदेश है कि भाजपा के हराने के लिए वो कमर कस ले। वो जगह-जगह आंदोलन, जगह-जगह नुक्कड़ सभा करके, पर्चा बाँट के, मीटिंग करके, जगह-जगह जनता को बताएँ कि भाजपा जो कुछ आपको दे रही है या 5 किलो अनाज भी फ्री दे रही है, वो आपका ही उपजाया हुआ अनाज है। वो मोदी अपनी सैलरी से नहीं दे रहे हैं, अपनी सैलरी तो बढ़ा रहे हैं। सरकारी एमपी, एमएलए अपनी सैलरी बढ़ा रहे हैं कह रहे हैं कि आपको फ्री में राशन दे रहे हैं। वो राशन आपका ही है, आपका ही हक है, वो कुछ अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं। तो जनता के राहत के काम को समझाना पड़ेगा, ये आपका हक है, आपका ही है। कोई सरकार वो चालाकी से आपको कह रही है कि हम दे रहे हैं, इसको समझिए और इस सरकार को परास्त कीजिए। इस सरकार को परास्त कीजिए, अर्जुन सिंह का ये स्पष्ट मानना है। शुक्रिया अर्जुन जी, आपने अच्छी जानकारी को दिया है। इसके लिए शुक्रिया आपका। चलो धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। मैं भी जाए, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपको भी। ये अर्थशास्त्री और राजनीतिक विश्लेषक और मोर्चा पत्रिका के संपादक थे अर्जुन प्रसाद सिंह। इन्होंने स्पष्ट संभावना व्यक्त किया है कि मोदी सरकार के फासिस्ट ताकतों को हराया जा सकता है अगर इंडिया की ताकत एकजुट होकर के इसके खिलाफ संघर्ष करे, अपनी एकजुटता प्रदर्शित करे और सही रणनीति आपसी विश्वास के साथ संघर्ष करे। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। आपको अगर ये मेरी रिपोर्ट अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे द्वारा दिए गए तथ्यों पर विचार अवश्य करें।